नमस्कारः। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्डस्य तत्त्वाधाने आयोजिते अस्मिन् संस्कृतकालांशे अहं गिरीशचन्द्र तिवारी सहायक अध्यापकः राजकीय इंटर कॉलेज कोटी अगुंडा विकासखंड भिलंगनातः भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि। अद्य वयम् अस्मिन् संस्कृतकालांशे 10वीं कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य शेमुषी इत्यस्य पंचमं पाठं सुभाषितानि इत्यस्य द्वितीयं भागं पठामः। अस्य पाठस्य ये चर्चाबिन्दवः सन्ति ते एवं प्रकारेण सन्ति। श्लोकानां सस्वरवाचनं, कठिनशब्दानाम् अर्थकथनं, संधिः, अन्वयक्रमः, अर्थकथनम्, अभ्यासकार्यम्। अग्रे चलामः। पाठस्य अनुवर्तनं कुर्मः। सुभाषितानि। अत्र श्लोकः अस्ति। वयं श्लोकं पठामः। सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम श्लोक के चरणों का उच्चारण करेंगे और अंत में हम श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे। मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु। अधुना वयम् एतस्य पूर्णम् उच्चारणं कुर्मः एक एक चरणस्य। मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम्। एवं प्रकारेण वयम् एतस्य उच्चारणं कुर्मः। अधुना वयं श्लोकस्य गायनं कुर्मः। मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम्। अनेन प्रकारेण भवन्तः द्वित्रिवारम् एतस्य गायनं कुर्वन्तु। इसी प्रकार आप लोग 2-3 बार इसका सस्वर वाचन कीजिए। अग्रे वयम् अत्र श्लोके आगतानां कठिन शब्दानां अर्थान् पश्यामः। अनुव्रजन्ति अर्थात पीछे जाते हैं। सुधियः विद्वान, व्यसनेषु बुरी आदतों से, सख्यम मित्रता। यहां पर एक शब्द आया है जिसकी हम संधि करेंगे। 2 पद है, संगम अनुव्रजन्ति। तो एतस्य संधि भविष्यति संग मनु व्रजन्ति। इसकी संधि कर ली तो संगमनु व्रजन्ति। द्वितीय पदमस्ति तुरगाः तुरंगैः। तो इसकी संधि करेंगे तुरगास्तुरंगैः। तुरगास्तुरंगैः। अग्रे चलामः, पश्यामः। जो सुभाषित हमने पढ़ा, अब उस सुभाषित का अन्वय क्रम हम देख लेते हैं। पिछले भाग में भी हमने देखा था अन्वय अर्थात श्लोक का व्यवस्थितीकरण। जब भी हम श्लोक का अर्थ करते हैं तो अर्थ के लिए सबसे पहले श्लोक का अन्वय क्रम होना आवश्यक है।
तो पश्यामः श्लोक था मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। इसमें श्लोक में छंद की दृष्टि से जो पद होते हैं वो व्यवस्थित नहीं होते हैं क्योंकि छंद भंग होता है, किंतु जब अर्थ करते हैं तो अन्वय में हम देखेंगे किस प्रकार से शब्दों को लिखा गया है। मृगाः मृगैः सह गावश्च गोभिः सह तुरगाः तुरंगैः सह मूर्खाः मूर्खैः सह सुधियः सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। यद्यपि श्लोक में भवति शब्द आप नहीं देख रहे, किंतु अर्थ जब हम करेंगे तब इसका यहाँ पर आप उच्चारण कर सकते हैं। भावार्थः। अब श्लोकस्य वयम अर्थम जानीमः। मृगाः मृगैः, मृगा अर्थात हिरण, मृगैः सह हिरणों के साथ, मृग मृगों के साथ यानी हिरण हिरणों के साथ, गावश्च गोभी गायें गायों के साथ, तुरगास तुरंगैः और घोड़े घोड़ों के साथ, सुधे सुधीभिः सुधी अर्थात विद्वान लोग, विद्वान विद्वानों के साथ पीछे पीछे, अनुव्रजंती माने घूमते हैं चलते हैं। मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ, और सुधे सुधी भी बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ घूमते हैं या उनका साथ करते हैं। एक समान आचरण और स्वभाव वालों में ही मित्रता होती है। तो एक बार फिर देख लेंगे, हिरण हिरणों के साथ, गायें गायों के साथ और घोड़े घोड़ों के साथ उनके पीछे पीछे घूमते हैं। मूर्ख मूर्खों के साथ और बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ घूमते हैं, अर्थात एक समान आचरण और स्वभाव वालों में ही मित्रता होती है। प्रश्नोत्तराणि। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न अस्ति मृगैः संगम के अनुव्रजन्ति, मृगों के साथ कौन चलते हैं? तो उत्तर था मृगैः सह मृगाः अनुव्रजन्ति, मृगों के साथ मृग ही चलते हैं, मृग अर्थात हिरण। सुधियः काभिः सह अनुव्रजन्ति, सुधी अर्थात मैंने बताया था सुधी का अर्थ विद्वान, तो सुधियः काभिः सह कैः सह अनुव्रजन्ति, तो सुधियः सुधीभिः सह विद्वान विद्वानों के साथ चलते हैं। तृतीय प्रश्न अस्ति समानशील व्यसनेषु किं भवति, समान व्यवहार वालों के समय क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति, सख्यम अर्थात मित्रता। चतुर्थ प्रश्न अस्ति अस्मिन् श्लोके अश्वः अस्य पर्याय शब्दः कः? तो अस्य पर्याय शब्द अस्ति तुरगः। अग्रे चलामः। द्वितीयं श्लोकं पठामः। सुभाषितम्। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। अब हम इसको सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। इसी प्रकार आप इनका उच्चारण करेंगे। अधुना वयं श्लोकस्य गायनं कुर्मः। सस्वर वाचन करते हैं। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। इदानीं श्लोके आगतानां कठिन शब्दानां अर्थं जानीमः। तो जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। सेवितव्यः अर्थात आश्रय लेने योग्य, दैवात अर्थात भाग्य से,
निवार्यते रोका जाता है। महावृक्षः विशाल वृक्ष। अब हम श्लोक के अन्वय क्रम को जानेंगे। श्लोकम पठामः। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। अन्वय क्रम देखेंगे। फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः दैवात् यदि फलम नास्ति वृक्षस्य छाया केन निवार्यते। अब इसका हम भावार्थ देखेंगे कि फल और छाया से युक्त महावृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। दुर्भाग्य से यदि वृक्ष में फल नहीं आता है तो वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जाती है, अर्थात वृक्ष की छाया निश्चित ही प्राप्त होगी। प्रश्नोत्तराणि। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सेवितव्यः कः, इसका आश्रय लेना चाहिए। तो हमने श्लोक में पढ़ा था कि सेवितव्यो महावृक्षः। तो कहाँ सेवितव्यः, उत्तर होगा महावृक्षः। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति दैवात् किं नास्ति भाग्यात् किं नास्ति। तो उसमें था श्लोके यदि दैवात् फलम नास्ति, कदाचित उसमें फल ना हो तो उत्तरम भविष्यति फलम। का न निवार्यते, तो श्लोक हमने पढ़ा था यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। तो का न निवार्यते, छाया वृक्ष। पुनः छायां कः करोति, तो किसकी छाया है, तो महावृक्षस्य। तो छायां कः करोति, महावृक्षः। इस प्रकार से आप इनके उत्तरों को देख लेंगे। अग्रे चलामः। अग्रिमं श्लोकं पठामः। एकैकं चरणं पश्यामः, पदं पश्यामः। अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। एक एक पद के बाद अब हम इसके एक एक चरण को जानते हैं। श्लोक में 4 चरण होते हैं। तो इदानीं पश्यामः। अमन्त्रमक्षरं नास्ति, ये एक चरण हो गया। द्वितीयं चरणं नास्ति मूलमनौषधम्। तृतीयं चरणं अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। ये चतुर्थ चरण। अधुना वयं श्लोकम् अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। पुनः एक बार उच्चारणं कुर्मः। अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। इसी प्रकार से आप श्लोक का 2, 3, 4 बार उच्चारण गायन करेंगे। अग्रे पश्यामः। श्लोके ये कठिन शब्दाः सन्ति, तेषाम् अर्थान् जानीमः। तो मंत्रः, मंत्र अर्थात मनन करने योग्य। मूलम अर्थात जड़। औषधम यानी दवा या जड़ी बूटी। योजकः अर्थात जोड़ने वाला। अत्र संधिं पश्यामः। 2 यहाँ पर संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनकी हमें संधि करनी है। तो अत्र एकम पदम अस्ति योजकः तत्र, इसकी जो संधि हो जाएगी योजकस्तत्र, विसर्ग का स बन जाएगा
योजकस्तत्र। योजकस्तत्र। द्वितीयमस्ति न धन अस्ति, अस्य सन्धि भविष्यति नास्ति। अनेन प्रकारेण वयं सन्धिं पश्यामः। अग्रे चलामः। अब हम इस सुभाषित का अन्वय क्रम जानते हैं। तो जो सुभाषित है वो है अमंत्रमक्षरम नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। अन्वयमस्ति अमन्त्रम् अक्षरं नास्ति, अनौषधं मूलं नास्ति, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, तत्र योजकः दुर्लभः। अस्य भावार्थः बिना मंत्र शक्ति के कोई अक्षर नहीं है, बिना औषधि की कोई वनस्पति नहीं है, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, बल्कि उन्हें जोड़ने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। इसको अगर हम और देखें तो यानी ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिससे हम कुछ भी लिख न सकें, बना न सकें। ऐसा कोई भी पौधा या उसकी जड़ नहीं है जिससे हम कोई औषधि या दवा न बना सके। उसी प्रकार संसार में कोई भी व्यक्ति अयोग्य या बेकार नहीं होता है। इन सब चीजों का, इन सब वस्तुओं का प्रयोग करने वाला, उपयोग करने वाला जो दुर्लभ है वह है योजक, अर्थात इनको जोड़ने वाला। अग्रे चलामः। प्रश्नोत्तराणि अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रथमा प्रश्न अस्ति अक्षरम किम नास्ति, अक्षर क्या नहीं है। तो हमने श्लोक में पढ़ा था अमंत्रमक्षरम नास्ति, यानी अमंत्रम। तो अक्षरम किम नास्ति, अमंत्रम। द्वितीय प्रश्न अस्ति पुरुषः कः नास्ति, पुरुष क्या नहीं है। तो हमने इस श्लोक में पढ़ा था अयोग्यः पुरुषः नास्ति, यानी कोई भी पुरुष क्या नहीं है, अयोग्यः। तृतीय प्रश्न तत्र दुर्लभः कः, वहां दुर्लभ क्या है। अन्ते आसीत् योजकस्तत्र दुर्लभः, यानी क्या कौन दुर्लभ है, योजकः। अग्रिमं चरणं पश्यामः। अग्रिम श्लोक देखते हैं, एक एकं शब्दं पठामः। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च, एक चरण हुआ। महतामेकरूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। अधुना वयं श्लोकस्य गायनं कुर्मः। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। पुनः एक बार हम गायामः। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। अग्रे पश्यामः। श्लोके कठिन शब्दानाम् अर्थं जानीमः। संपत्तौ अर्थात सुख में, विपत्तौ अर्थात विपत्ति में, महताम यानी महापुरुष, एक रूपता एक समान, सविता सूर्य, सूर्य जो है सूर्य का पर्याय ही सविता है। इदानीं वयं संधिं कुर्मः। दो संधि विच्छेद यहाँ पर दिए, उनकी संधि करेंगे। महताम धन एक रूपता, तो संधि भविष्यति महता एक रूपता, महताम एक रूपता। रक्तः धन च बराबर हो जाएगा रक्तश्च तश्च। इदानीं वयं श्लोकस्य अन्वयक्रमं पश्यामः। श्लोकः अस्ति संपत्तौ च विपत्तौ च
महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। इसके अन्वय क्रम को देखेंगे। महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति यथा सविता उदये रक्तः भवति तथा एव अस्तमये च रक्तः भवति। अर्थ देखेंगे। महापुरुषों में सुख और दुख में एक रूपता होती है, अर्थात महापुरुष सुख दुख दोनों परिस्थितियों में एक समान रहते हैं। वे सुख में न तो प्रसन्न होते हैं और न दुख में दुखी होते हैं। उनकी यह एक रूपता सूर्य के समान होती है। जैसे उदय एवं अस्त दोनों ही समय सूर्य लाल ही होता है। प्रश्नोत्तराणि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रथमः प्रश्नः अस्ति कस्मिन् काले महताम एक रूपता, किस समय में महापुरुषों की एक रूपता होती है या किस समय महापुरुष एक जैसे होते हैं। तो तत्र श्लोके आसीत् कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, यानी सुख और दुख में एक रूपता होती है महापुरुषों की। द्वितीय प्रश्न अस्ति सविता रक्तः कदा भवति, सूर्य कब लाल होता है। तो कब होता है, उदये सविता रक्तः रक्तश्चास्तमये तथा। तो उत्तर हो जाएगा उदये और अस्तमये, यानी सूर्य उगने पर और डूबने पर दोनों समय में लाल होता है। तृतीय प्रश्न अस्ति केषाम एक रूपता भवति, किन में एक रूपता होती है। तो क्या था, महताम एक रूपता, महापुरुषों में। तो उत्तरम भविष्यति महताम। चतुर्थ प्रश्न कः उदये रक्तः, उगते समय कौन लाल होता है। तो उत्तरमस्ति सविता। अग्रे चलामः। सुभाषितमस्ति एकं विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन् निरर्थकम् अश्वश्चेद् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। एकं चरणं पश्यामः। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन् निरर्थकम् अश्वश्चेद् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अधुना वयं श्लोकस्य अध्ययनं कुर्मः। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन् निरर्थकम् अश्वश्चेद् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इसी प्रकार आप इसका 2-3 बार उच्चारण करिए। कठिन शब्दान पश्यामः। धावने अर्थात दौड़ने में, संसारे संसार में, खरः गधा, निरर्थकः व्यर्थ। संधि यहां पर है किंचिद निरर्थकम, तो ये विच्छेद दिया है, इसकी संधि करेंगे तो भविष्यति किंचिन निरर्थकम। एवं प्रकारेण संधि किंचिन निरर्थकम। अब हम इसको अन्वय देखते हैं। तो श्लोक अस्ति विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अश्वश्चेद् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अन्वय है विचित्रे संसारे खलु किंचिद निरर्थकम नास्ति अश्वः चेत् धावने वीरः तर्हि भारस्य वहने खरः वीरः अस्ति। अर्थ देख लेंगे। इस अद्भुत संसार में निश्चय ही कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है
तो भार को ढोने में गधा वीर है। प्रश्नोत्तराणि अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रथमः प्रश्नः अस्ति संसारः कीदृशः अस्ति। संसार कैसा है? तो श्लोक में हमने पढ़ा विचित्रे खलु संसारे, संसार अस्ति विचित्रः। द्वितीय प्रश्न अस्ति धावने वीरः कः। दौड़ने में कौन वीर है? तो उसमें है अश्वश्चेत् धावने वीरः। कौन है दौड़ने में? अश्वः। तृतीय प्रश्न कस्य वहने खरः वीरः। खर जो है किसका वहन करने में या क्या ढोने में वीर है? तो भारस्य वहने खरः, तो भार के ढोने में, यानी उत्तरम भविष्यति भारस्य। अग्रे पश्यामः अद्यतनीयाः कक्षायाः चर्चाबिन्दवः। श्लोकानां सस्वरवाचनं, कठिन शब्दानां अर्थकथनं, संधिः, अन्वयक्रमः, अर्थकथनम्, अभ्यास कार्यम्। गृह कार्यमस्ति पाठे आगतानां श्लोकानां कंठस्थीकरणं कुर्वन्तु, यानी पाठ में आए हुए श्लोकों को याद कीजिए। द्वितीयं कार्यमस्ति पाठे आगतानां श्लोकानां लेखनं कुर्वन्तु, पाठ में आए हुए श्लोकों का लेखन कीजिए। आज की संस्कृत कक्षा में इतना ही। आशा है आज का पाठ आपने आनंदित होकर के पढ़ा होगा, सुना होगा। धन्यवाद।